एग्जाम्स की तैयारी करें, चाहे एयरफोर्स का, नेवी का एग्जाम हो, चाहे ऑफिसर रैंक का एग्जाम हो, यूपीएससी सीडीएस का, आईएएस का प्री एग्जाम हो, ठीक है, उन सभी के लिए यह वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीपीओ, सीजीएचएसएल, सीजीएल या एमटीएस, बड़े लेवल से लगाकर कोई छोटा है वनडे एग्जाम है, सभी के लिए फ्री में आपके लिए 1 महीने तक, 2 महीने तक, जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। डेली आपको करंट अफेयर्स मिलेगी 8 बजे, चाहे यूपीएससी, सीडीएस, आईएएस, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस लेवल, एयरफोर्स, एक्सवाई ग्रुप के लिए सभी एग्जाम्स के लिए डेली 8 बजे आपको करंट अफेयर्स मिलेगी। लूसेंट जनरल साइंस 9 बजे डेली आपको मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में फ्री पीडीएफ। सीडीएस के लिए जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ठीक है, वोकेबुलरी आपको डेली मिलेगी। द हिंदू की वोकेबुलरी सुबह 10 बजे, 8 बजे करंट अफेयर्स, 9 बजे आपका जनरल साइंस, 10 बजे आपका वोकेबुलरी, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड। 11 बजे आप जीके, जो कि अब हम आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है, यह है 11 बजे वाली क्लास जीके की। रात को 8 बजे सीडीएस की इंग्लिश या यूपीएससी लेवल हाई लेवल की इंग्लिश। यदि आप इसी इंग्लिश को कर लेते हैं तो बाकी सारे एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम हिस्ट्री की, जो कि हम लेकर आए हैं हिस्ट्री, इतिहास। सबसे पहले जान लेते हैं इतिहास के बारे में, हम आपको क्या क्या कराएंगे। तो सीडीएस, यूपीएससी, एसएससी ऑल एग्जाम्स के लेवल का हम आपको इतिहास कराएंगे। यदि आप एमटीएस या सीएचएसएल एग्जाम लेवल का करना चाहते हैं तो आप इंडस वैली, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के बारे में पढ़ लीजिए। बौद्ध व जैन धार्मिक आंदोलन व मेडिवल इंडिया, 1857 क्रांति मूवमेंट्स, 19 से लगाकर 1947 गांधी आंदोलन कर लीजिए, तो आपका सीएचएसएल एमटीएस लेवल का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज हम आपको इंडस वैली यानी कि लोथल, मोहनजोदड़ो के बारे में बताएंगे। पर यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी लेवल की, सीडीएस, आईएएस लेवल की, तो आपको एक कुछ और भी करना पड़ेगा। हम ही करा देंगे आपके 6, 7, 8 की हिस्ट्री, 11, 12 की हिस्ट्री। मेंस की आपको 9, 10 की हिस्ट्री करनी होगी। प्री के लिए 11, 12 की हिस्ट्री एनसीईआरटी काफ़ी है। लूसेंट की जो बुक है जीके, उसकी हिस्ट्री भी काफ़ी है। इन सब को करने के बाद आपको राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा की हिस्ट्री, सभी की सभी हिस्ट्री पूरी की पूरी हम आपको प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें कवर करा देंगे। हिस्ट्री का ये पहला वीडियो है, देख लीजिए। चलिए आरंभ करते हैं। इतिहास तो हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता, जिसे इंडस वैली या हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इतिहास का ये नगरीय सभ्यता, पहले तो समझ लीजिए, नगरीय सभ्यता भी यही है, सिंधु घाटी सभ्यता भी यही है, हड़प्पा सभ्यता भी यही है। हुआ क्या, हड़प्पा नामक जगह पर जो खुदाई हुई तो उस जगह का नाम हड़प्पा सभ्यता कर दिया। सिंधु नदी के किनारे खुदाई हुई तो सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया। नगरीय सभ्यता इसलिए कि उस समय जो है नालियों का, सड़कों का ज्ञान था, ठीक है। अब 5000 साल पहले हम हिस्ट्री में चलते हैं, आप फ्लैश बैक जाइए 5000 साल पहले। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो अजय महेंद्रा जी के चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पुरानी सभ्यता है सिंधु सभ्यता, क्वेश्चन बनेगा, सबसे पुरानी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोग भारत के मूल निवासी द्रविड़ लोग थे। सिंधु सभ्यता का ध्यान रखिएगा, 1857 की बात है, देश का बंटवारा नहीं हुआ था, 1857 की बात है। कराची और लाहौर के बीच का कार्य चल रहा था। दो भाई थे, जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन, पटरी बिछाई थे, तभी उन्हें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का पता चला, ठीक है। यह पाकिस्तान पंजाब में हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई का काम चल रहा था, तब इसका नाम हड़प्पा पड़ा। पाकिस्तान पंजाब में हड़प्पा नामक जगह पर ये सब खुदाई हुई तो इसका नाम हड़प्पा पड़ा। हड़प्पा जो पाकिस्तान में, वो कहाँ है, कोई पूछने लगे तो यह रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे, और सिंधु नदी के किनारे क्या स्थित है, मोहनजोदड़ो। अब जब खुदाई का काम चल रहा था तो क्या प्राप्त हुआ, तकरीबन 5000 साल पहले एक उच्च स्तरीय सभ्यता थी, जिसे नगर नियोजन व्यवस्था बहुत उच्च कोटि की थी, इसलिए इसे नगर सभ्यता भी कहते हैं। लोगों को नालियों और सड़कों का ज्ञान था, जैसे मैंने पहले बताया। सभ्यता के लोगों को ईंटों का भी ज्ञान था, ठीक है। अब इंडिया की बात करते हैं तो पाकिस्तान की बात हो गई। इंडिया में जो है गुजरात का शहर लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। गुजरात का शहर लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। और जो सबसे बड़ी खास बात है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यगार था और विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ भी जिसे कहते हैं। सबसे बड़ी नर्तकी की मूर्ति, एक लड़की की डांस करती हुई की मूर्ति भी पाई गई है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, सीता की मूर्ति कहाँ से पाई है, जो ये उत्खनन से प्राप्त हुई है। कहाँ से बनी मूर्ति, उत्खनन से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और
स्थिति वो किस पर निर्भर थी, डिपेंड किस पर थी, कृषि पर, खेती पर व पशुपालन पर। और हड़प्पा सभ्यता में लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी क्योंकि वहां पर लोहे के कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया। ठीक है, धीरे धीरे समय बीतता गया। अब हम आ जाते हैं आपके 3200 साल पहले। तो नगरीय सभ्यता समाप्त हो गई, अब आ गए हम 3200 साल पहले। अब आ चुकी है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता सबसे पहले ईरान के लोगों ने भारत में प्रवेश किया और वे आर्यंस कहलाए। उन्होंने द्रविड़ों को युद्ध में पराजित किया जो यहाँ के मूल निवासी थे। आर्यंस जब आए तो वे अपने साथ वैदिक सभ्यता लेकर आए। ठीक है, वैदिक सभ्यता ये ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ भी कृषि जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और लोहे का पता अब चल चुका था। ध्यान रखिएगा, नगरीय सभ्यता में लोहे का पता नहीं चला था। जब आर्यंस आए तो यहाँ लोहे का पता चल चुका था, लोहे की खोज हो चुकी थी। घोड़ा यहाँ का प्रमुख पशु था। ठीक है, तो आज हमने बात की है नगरीय सभ्यता और वैदिक सभ्यता के ऊपर। तो पहले 5000 साल पहले से हम आए थे, अब आ गए हैं 3200 साल पहले। ठीक है, नगरीय सभ्यता और वैदिक सभ्यता। कल हम बात करेंगे 18 महाजनपदों की। प्राचीन भारत हम आपका कंप्लीट कराएंगे, फिर मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, गांधी क्रांति आंदोलन, सब कुछ कराएंगे। ठीक है, ठीक है, फिर विपिन चंद्रा स्पेक्ट्रम, कुछ नहीं छोड़ेंगे, एनसीईआरटी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद भाइयों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। देखिए भाइयों, यदि आप कोई भी एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी ऑफिसर लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीडीएस हो, ओटीए हो, एसएससी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपी हो, बैंक का, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, तो हमारे चैनल पर आप वायुसेना के चैनल पर भारतीय जो भी भारतीय फौजी भाई जो भी तैयारी कर रहे हैं इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की, सभी के लिए यह चैनल प्रोवाइड किया गया है। तो आप सभी के लिए 2 सीरीज आरंभ है। पहली करंट अफेयर्स की सीरीज है। करंट अफेयर्स के 11 टॉपिक हम आपके कराएंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली करंट अफेयर्स आपको मिलती है, आप देख सकते हैं। अब वो तो थी करंट अफेयर्स की। अब जीएस जो आती है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में जीएस 2 तरीके से आती है, ध्यान से देखिएगा। 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। जीएस आपकी 2 प्रकार से आती है। एक तो जीएस में आपका आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और जनरल साइंस। ठीक है, फिर आपका एक कवर करता है आपका करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की आपकी सीरीज शुरू है, आप देख सकते हैं, डेली वीडियो आती है। तो दूसरा जो जीएस में है, करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू है। दूसरा जीएस में जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन भारत की जो हिस्ट्री है वो हम आपको यहाँ करा रहे हैं। प्राचीन भारत का इस सिलेबस आप देख लीजिए। नगरीय सभ्यता पर वीडियो हम डाल चुके हैं, वैदिक सभ्यता पर भी डाल चुके हैं। आज हम कराएंगे 16 महाजनपद, मगध और उसके राजा। ठीक है, ये हम आज कवर करेंगे, 16 महाजनपद, मगध और उसके राजा। और पिछला जो हमने नगरीय सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बारे में बता दिया, थोड़ा सा हम इस वीडियो में आपको दोबारा बता देंगे। अगर आप पहली वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट है या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जनरल साइंस भी हमने आरंभ की हुई है, ज्योग्राफी जल्द आरंभ कर देंगे हम, पॉलिटिकल साइंस भी जल्दी आरंभ कर देंगे। फिलहाल 3 चीजें चली हुई हैं, करंट अफेयर्स प्लस में हिस्ट्री, डिटेल हिस्ट्री और आपका जो है जनरल साइंस लूसेंट का। तो चलिए आरंभ करते हैं। नगरीय सभ्यता के बारे में हम पहले बता देते हैं, नगरीय सभ्यता क्या थी। तो नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के जो आसपास में जो खुदाई का कार्य हुआ, सिंधु नदी के पास जो सभ्यता पाई गई, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। और पाकिस्तान में जो हड़प्पा नामक जगह पर जो पहली बार जो खुदाई का काम हुआ, तो इसलिए इस जगह का नाम हड़प्पा सभ्यता भी हुआ। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता एक ही बात है। ठीक है, इन्हें नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। 5000 साल पुरानी सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। ध्यान रखिए, सिंधु घाटी के जो लोग थे वो यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर लोहे का ज्ञान नहीं था, लोग कृषि पर डिपेंड थे। और विशाल जो है स्नानागार और नर्तकी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुई है। अब धीरे धीरे साल गए और 3200 के करीब हम आ गए। तो आर्यंस ने जो है, ईरान से जो आर्यंस आए थे, उन्होंने द्रविड़ों को, यहाँ के मूल निवासियों को पराजित किया। और यहाँ जो सभ्यता बने वो भी बनाई उन्होंने वैदिक सभ्यता। उस टाइम पे लोहे का ज्ञान उन्हें हो चुका था। तो नगरीय सभ्यता यानी कि द्रविड़ लोग यहाँ के मूल निवासी थे। वे क्या करते थे, खेती करते थे। और यहाँ नृत्य की मूर्ति पाई गई। बंदगाह जो था यहाँ का लोथल प्रमुख बंदगाह था। हड़प्पा से जो प्राप्त मिले, जो उत्खनन से प्राप्त जानकारी, तो हड़प्पा सभ्यता। सिंधु नदी के किनारे जो मिला वह सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, आर्यंस जो आए थे ईरान से, उन्होंने ये द्रविड़ लोगों को परास्त किया और फिर यहाँ वैदिक सभ्यता को उन्होंने अपनी वैदिक सभ्यता अपनाया। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, कृषि इनका प्रमुख
साधन था और लोहा के उपकरण यहाँ प्राप्त हो गए। घोड़ा भी इनका प्रमुख पशु था, इसलिए कह सकते हैं वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हो चुकी थी। अब समय बीतता गया, अब धीरे धीरे जो है 16 राज्य, जैसे अब यहाँ 28-29 राज्य, अब 16 राज्यों में जो है अब हिंदुस्तान विभाजित हो गया, यानी कि 16 राज्यों में, जिसे 16 महाजनपद कहा जाता था। तो आज जो है वीडियो आरंभ हुई। चलिए, 16 महाजनपद में सबसे पहला आपका मगध था, फिर अंग, काशी, कौशल, वजी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन, गांधार, कंबोज, अस्माक, अवंती और आपका मत्स्य। अब इंपॉर्टेंट बात जो आरंभ होती है, अब सीरियस होकर पढ़िए आप, एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, सीरियस होकर पढ़िए। इसके बाद मैं आपका कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। मोस्ट पावरफुल था मगध और सबसे बड़ा जो था वो अवंती था, उज्जैनी। पावरफुल मगध था और सबसे बड़ा था अवंती। मगध शक्तिशाली क्यों था? मगध के दोनों ओर नदी बहती थी, कृषि बहुत ज्यादा होती थी, उपजाऊ जमीन थी, इसी कारण मगध को शक्तिशाली कहा गया है। आज हम इसमें आपको जो है मगध के बारे में पढ़ाएंगे। बाकी डिटेल स्टडी हम आपको इंपोर्टेंस करा देंगे आपको 16 के 16 महाजनपदों की। और 16 महाजनपदों पर जो राजा कब्जा कर लेता था, जो अधिकार कर लेता था, वही चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। चक्रवर्ती सम्राट बनने की होड़ उस समय पर बहुत ज्यादा थी। जो भी चक्रवर्ती, हर राजा चाहता उसका पुत्र, उसका युवराज जो है चक्रवर्ती सम्राट बने। अशोक एक ऐसा सम्राट था जिन्होंने इन 16 महाजनपदों पर कब्जा कर लिया था और चक्रवर्ती सम्राट कहलाया। ठीक है। अशोक के जो पिता थे बिंदुसार, उन्होंने 10 महाजनपद पर कब्जा किया था और अशोक के जो दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने 8 महाजनपद पर कब्जा किया था। मगध शक्तिशाली था, इसलिए मगध को सब लोग मगध पर कब्जा करने की ज्यादातर सोचते थे, इसी कारण युद्ध होते थे। तो ध्यान रखिए, मगध के दोनों ओर नदी बहती थी और विंध्याचल श्रेणी भी मगध से होकर ही गुजरती है, जिससे लकड़ी प्रचुर मात्रा में मिलती थी। हाथी का युद्ध अभ्यास जो प्रारंभ किया था सबसे पहले मगध ने किया था, हाथियों का युद्ध में। ठीक है, यूज। अब 16 महाजनपदों का जो वर्णन है एक बौद्ध ग्रंथ में है, जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। देखिए, बौद्ध धर्म जो है वो मगध से रिलेटेड है, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, शिलालेखों पर भी लिखा है। तो जो बौद्ध धर्म में है, अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है, उसमें 16 महाजनपदों का इसमें जो है विवरण मिलता है। अशोक ने 16 महाजनपद पर कब्जा किया था, हमने आपको बताया। अजय महेंद्रा जीके जो है ये आपका चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेड बटन दबाकर, ताकि हमारी जो जीके से रिलेटेड वीडियो है, डिटेल स्टडी, डिटेल सेल्फ हाथ की बनाई हुई आपको संपूर्ण वीडियो मिलते हैं, प्लस में फ्री पीडीएफ। टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर आप अजय महेंद्रा जीके लिख सकते हैं, जीके जीएस स्टडी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं अपने लिए नहीं, देश के भाइयों के लिए, शहीद भाइयों के लिए, फौजी भाइयों के लिए, भारत माता के लिए। ठीक है, चलिए अब मगध के बारे में जान लेते हैं। मगध की जो जानकारी महाभारत से ही मिलती है। मगध की पहली राजधानी गिरिब्रज जो है राजगृह थी, बाद में बदलकर उसको पाटलिपुत्र कर दिया गया। मगध, ठीक है, मगध यानी कि अब का आप कह सकते हैं बिहार की बात कर रहे हैं। बिंबिसार यहाँ का जो पहला राजा था मगध का। बिंबिसार का वंश था हर्यक वंश। बिंबिसार के बाद आया शिशुनाग, जिसने नागवंश की स्थापना की, फिर महापद्मानंद नंदवंश की। फिलहाल आपको इतना याद रखना है, बिंबिसार और बिंदुसार में अंतर। बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। बिंबिसार ने हर्यक वंश की, शिशुनाग ने नागवंश की, महापद्मानंद ने नंदवंश की स्थापना की। फिर महापद्मानंद को हराया जो था, महापद्मानंद के पुत्र धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से, फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की सहायता की। डिटेल स्टडी पढ़ते हैं। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। देखिए अब पहले नंबर से, बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म अनुयायी था। बिंबिसार की मृत्यु उसी के पुत्र अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु की मृत्यु उसी के पुत्र उदयन ने की थी। ठीक है, अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, जो बाद में जाकर जो है पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बना। हर्यक वंश का था। ठीक है, हर्यक वंश की स्थापना की थी। अब आता है महापद्मानंद। अब सुंग जो था नागवंश का स्थापना की, तो उसे सिर्फ आपको इतना याद रखना है। सेकंड जो था शिशुनाग ने नागवंश की स्थापना की। ठीक है, फिर महापद्मानंद के बारे में बात करते हैं। महापद्मानंद, महापद्मानंद के समय मैसेडोनिया के सरदार सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। मैसेडोनिया का सरदार जिसे कहते हैं सिकंदर, सिकंदर ने पोरस राजा के साथ झेलम नदी के किनारे युद्ध किया था, इसे हाइडस्पेन युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बनेगा, हाइडस्पेन के युद्ध के नाम से जाना जाता है सिकंदर और पोरस राजा के साथ। पोरस राजा ने बहुत बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा था। ठीक है, हाइडस्पेन इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा, किसके साथ? मैसेडोनिया के सरदार सिकंदर के साथ। सिकंदर की मृत्यु जो है बुखार से बेबीलोन में हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा पंजाबी आ गई है बीच में, कोई बात नहीं, आप पंजाबी भी चलती है, गुरबानी है भाई। चलिए मगध, मगध की बात कर लेते हैं। अब
भारत का जो अंतिम शासक था, ये जो था अंतिम शासक, इसका क्या बोलते हैं आपका, महापद्मानंद का धनानंद, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से हराया था। अब आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद को परास्त किया। चाणक्य का वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त चाणक्य, कौटिल्य था। चाणक्य जी ने जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, बहुत बड़े विद्वान चाणक्य जी ने, और इस पुस्तक में राजनीतिक संबंधों पर उल्लेख किया। कौन सी पुस्तक लिखी, अर्थशास्त्र, ध्यान रखिए। मौर्य मौर्य वंश यानी चंद्रगुप्त मौर्य जी का जो वंश है, उसकी जो प्रचलित मुद्रा थी वो थी पण। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सिकंदर जो था, उसके जो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, उसने आक्रमण किया था। सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया था। सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तकें लिखी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी, इंडिका। और उस टाइम की प्रचलित मुद्रा क्या थी, पर्ण थी। महापद्मानंद धनानंद को किसने हराया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से, आचार्य चाणक्य की सहायता से। चाणक्य का वास्तविक नाम कौटिल्य। कौन सी बुक लिखी, अर्थशास्त्र नामक बुक लिखी। अब सेल्यूकस निकेटर ने जो चंद्रगुप्त के शासन काल में जिसने आक्रमण किया था, जो राजदूत था, जो कि उसका सिकंदर का, तो चंद्रगुप्त ने उसकी पुत्री के साथ विवाह किया और 8 महाजनपद पर चंद्रगुप्त मौर्य ने कब्जा किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन जो है जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, और श्रवण बेला में उपवास के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार राजा बना। बिंदुसार को जो है अमित्रघात, वारिसार और भद्रसार के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार ने भी जैन धर्म को अपनाया और करीबन 10 महाजनपदों पर कब्जा किया। और बिंदुसार के समय में तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था, जिसे शांत करने के लिए अशोक को भेजा गया। ठीक है, अब बात आती है अशोक। मौर्य वंश में जो है अशोक सबसे प्रतापी शासक था। इसके शासनकाल में शिलालेखों का प्रचलन जो है चरम सीमा पर था। शिलालेखों की जो, और अशोक ने 16 के 16 महाजनपद पर कब्जा किया और चक्रवर्ती सम्राट कहलाए। कलिंग युद्ध के बाद बड़े नरसंहार को देखते हुए अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। अब ध्यान रखिए, अशोक के लिखे हुए जो शिलालेख हैं, उनको सबसे पहले फैनथेलर ने उसकी खोज की थी, पर जो पढ़ा गया था वो 1837 में पढ़ा गया था। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में फैनथेलर ने की, और जो पढ़ा गया था वो पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। देखिए, काफ़ी ज़्यादा मेहनत आपके लिए की गई है, हैंड रिटन आपके लिए नोट्स लाए गए हैं। हिस्ट्री में ये प्राचीन भारत चल रहा है। पहले नगरीय सभ्यता पर वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। दूसरा ये वंश पर, तीसरा आपको गुप्त वंश पर वीडियो मिलेगा। सभी पे आपको सेपरेट वीडियो मिलेगा, जिसमें हम प्राचीन भारत कवर करेंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बताए थे टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स प्राचीन भारत के हम कवर करेंगे, फिर मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, फिर महत्वपूर्ण क्रांतियाँ भी हम आपको कराएंगे। ठीक है, हिस्ट्री यहाँ से कंप्लीट कराएंगे, प्लस में करंट अफेयर्स आपकी वहाँ से चल रही है। लूशन जनरल साइंस भी चल रही है, फिर पॉलिटिकल और ज्योग्राफी भी कराएंगे। जीएस जो एग्जाम में आती है 25 नंबर की एमटीएस में, 50 की सीएचएसएल में या सीजीएल में, या फिर यूपीएससी का एग्जाम सीडीएस में जो आती है, आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बशर्ते आप चैनल को अपना प्रेम दें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, चलिए आते हैं। गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे उपगुप्त से जो है अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। अशोक को देवानाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। अब मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहदत्त। और बृहदत्त को जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है पराजित किया, और फिर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। तो आज हमने मौर्य वंश को डिस्कस किया, और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने जो है पराजित किया और शुंग वंश की स्थापना की। कल हम शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। शुंग वंश की स्थापना किसने की, पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग के बाद आगे भी हम आपको कल ये सीरीज कंटिन्यू जारी रखेंगे। देखिए, वीडियो को लाइक कर दे। देखिए, ये आपका जो है सिलेबस है, फिर से हम दिखा देते हैं। नगरीय सभ्यता पर वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लिख लीजिए या आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिए। आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर आप टाइप कीजिए अजय महेंद्र जी के, या जी के जीएस स्टडी, आपको मिल जाएगा। वैदिक सभ्यता पर भी वीडियो अपलोड हो चुका है। 16 महाजनपदों का यह वीडियो है, और मगध और उसके राजा का वीडियो यहाँ तक हमने कवर कर दिया। कल हम गुप्त वंश आपको कराएंगे। ठीक है, गुप्त वंश कराएंगे, फिर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सेट कराएंगे, फिर दक्षिण भारत का राजवंश कराएंगे, फिर दक्षिण भारत का इतिहास और धार्मिक आंदोलन बौद्ध और जैन आपके हम ये कराएंगे। इतना कराने के बाद प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका मध्यकालीन भारत चलाएंगे ज्योग्राफी में।
चलाएंगे। फिर भूगोल, फिर मैं बता रहा हूँ आपको लूसेंट जनरल साइंस आपका डेली अपलोड होता है, डेली करंट अफेयर्स अपलोड होता है, डेली वोकैब्स अपलोड होते हैं द होली स्टडीज़ पर। तो आप देख लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए कहीं और जाने की आपको आवश्यकता है नहीं, ठीक है। एसएससी का आप तैयारी कर रहे हो, सीडीएस ओटीएस सभी के लिए ज़रूरी है। एक लाइक कर दीजिए आप भारतीय वायुसेना के लिए, इंडियन आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, ठीक है। भारत माता कार भाइयों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। प्राचीन भारत की हमने सीरीज आरंभ की हुई है, एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है। देखिए, इतिहास, चाहे एसएससी का आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी से सीडीएस का एग्जाम हो जिसमें हिस्ट्री अच्छे लेवल की आती है, ओटीए का एग्जाम हो, या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस। तो यदि आप धुरंधर तरीके से तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह हिस्ट्री की यह वीडियो होने वाली है। देखिए, अब 2 सीरीज हमारे चैनल पर आरंभ है। जीएस के लिए यह चैनल बनाया गया है। सबसे पहले तो जनरल स्टडी में आपका आता है एग्जाम में 2, एक करंट अफेयर और एक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ठीक है। जीएस 2 पार्ट्स में। करंट अफेयर्स के लिए डेली वीडियोस अपलोड होती हैं, आप देख सकते हैं। और ये हिस्ट्री की वीडियोस है, ठीक है, हिस्ट्री की वीडियो है। हिस्ट्री हमारी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। यह प्राचीन भारत है, ठीक है, जो एग्जाम में आता है एसएससी में, प्राचीन भारत है। और ये पार्ट 3 है, ठीक है। पहले 2 पार्ट्स हम अपलोड कर चुके हैं, उनमें क्या है हम बताते हैं। पहली वीडियो में हमने बताया था आपको नगरीय सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में। नगरीय सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को ही, हड़प्पा सभ्यता को ही नगरीय सभ्यता कहा जाता है। यहाँ के जब द्रविड़ और मूल निवासियों को जो ईरानियों ने, आर्यंस ने पराजित किया था, तब वैदिक सभ्यता उन्होंने अपनाई थी। उसके बाद 16 महाजनपदों में बांट दिया गया था हिंदुस्तान को। सबसे पहले देखिएगा, पहली वीडियो में आपको नगरीय सभ्यता और वैदिक सभ्यता मिलेगी, सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता पूरा कवर मिलेगा। दूसरी वीडियो में हमने 16 महाजनपद बताए थे और मगध और मौर्य वंश के बारे में बताया था। तीसरी वीडियो, इसमें हम आपको आज गुप्त वंश और प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताएंगे, ठीक है। कल हम आपको प्रश्न उत्तर सेट कराएंगे इंपॉर्टेंट। फिर आपको दक्षिण भारत के राजवंश बताएंगे। फिर धार्मिक आंदोलन। आपका एंशियंट हिस्ट्री कवर हो जाएगा एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल लेवल का। उसके बाद यूपीएससी लेवल के लिए हम आपके राजीव अहीर की बुक हो, चाहे लूसेंट की बुक कवर कराएं, स्पेक्ट्रम की, आपको सभी प्रकार की बुक्स की यहीं पे वीडियो मिल जाएंगी। बिना देरी किए आरंभ करते हैं गुप्त वंश को, जो आज का हमारा सिलेबस है। गुप्त वंश मगध के बाद। देखिए, मगध के बाद है मौर्य वंश, जो हमने कल बताया था। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह बृहदत्त था। पुष्यमित्र ने इसे पराजित किया और शुंग वंश की स्थापना की। गुप्त वंश यहाँ से ही आरंभ हुआ था, ठीक है। तो इतना याद करना है, पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की बृहदत्त को युद्ध में हराने के बाद, ठीक है, मोहन करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। सिमुक ने जो है सातवाहक वंश की स्थापना की। सातवाहक वंश का जो अंतिम शासक था सातकर्णी, इसको श्रीगुप्त ने जो है पराजित किया और गुप्त वंश की स्थापना की। ध्यान रखिए, सिमुक ने जो है सातवाहक वंश की स्थापना की और सातवाहक वंश का जो अंतिम शासक था सातकर्णी, इसे श्रीगुप्त ने युद्ध में पराजित किया और गुप्त वंश की स्थापना की। यहाँ से हम गुप्त वंश पढ़ेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। श्रीगुप्त ने भारत के 6 जनपदों को जीता था। श्रीगुप्त ने भारत के 6 महाजनपदों को जीता था। इसके बाद घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम अगला शासक बना। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की, जो अगला शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसी ने गुप्त संवत की स्थापना की। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद चंद्रगुप्त प्रथम का एक पुत्र हुआ, जिसे कहते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम का, ठीक है। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र। और सिक्कों पर जो है वीणा बजाती हुई देवी की मूर्ति समुद्रगुप्त ने अंकित कराई। समुद्रगुप्त महाप्रतापी था, इसी कारण इसे भारत देश का नेपोलियन भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनेगा, भारत देश का नेपोलियन किसे कहा जाता है। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय अगला शासक बना। आप क्रम याद रखिए, श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय किसे कहा जाता है? विक्रमादित्य को ही कहा जाता है। आप फिर से क्रम याद रखिएगा, पहले श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, ठीक है, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर तीसरे पे समुद्रगुप्त, चौथे पे चंद्रगुप्त तृतीय, यानी कि विक्रमादित्य।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि खुद के हाथ के लिखे हुए हैंड रिटन आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फ्री में आपको पीडीएफ भी मिलेगी। यदि आपने पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर लीजिए, यूपीएससी आईएएस हिस्ट्री या फिर एंशिएंट हिस्ट्री, आपको सभी वीडियोज़ वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, आप हमें अदर सोशल मीडिया साइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, फ्री में आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। आप जीके जीएस हिस्ट्री टेलीग्राम ग्रुप पे टेलीग्राम चैनल पर लिख दीजिए, या अजय महेंद्रा जी के आप लिख दीजिए टेलीग्राम ग्रुप पे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं, जो मोस्ट है। यह भी एक महाप्रतापी शासक था। इसने शकों के आक्रमण को विफल कर दिया था। भारत के इतिहास में चांदी के सिक्के जो है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने ही चलाए थे। कालिदास, आर्यभट्ट, वाराणसी, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत आदि विद्वान जो है विक्रमादित्य के शासनकाल में ही थे। अब इन्हीं के बारे में जान लेते हैं। आर्यभट्ट क्या थे? आर्यभट्ट एक खगोल वैज्ञानिक थे और गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट ने जो है सूर्य सिद्धांत की स्थापना की, खोज की। वारामिहिर भी एक खगोल शास्त्री थे। कालिदास ने मेघदूत कुमार संभव की रचना की। और चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल जो है स्वर्ण काल कहा जाता है विक्रमादित्य का। इसके बाद कुमारगुप्त अगला शासक बना। ठीक है, अब कुमारगुप्त अगला शासक बना, और कुमारगुप्त ने क्या किया? कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की, नालंदा जो अब भी है। इसके बाद स्कंदगुप्त अगला शासक बना। स्कंदगुप्त अगला शासक बना, और स्कंदगुप्त ने भारत में सबसे ज़्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया। अब क्रम याद करना देख लीजिए आप, क्रम एक बार फिर से हम बता देते हैं, याद हो जाएगा। सबसे पहले आए थे श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद आए चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आए समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद आए चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। पाँचवें नंबर पर आपके क्या आए थे? कुमारगुप्त। फिर आए छठे नंबर पर आपके स्कंदगुप्त। तो ये 6 जो राजा हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब प्राचीन भारत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत में वेदों की संख्या 4 है, और वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ऋग्वेद के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, और ऋग्वेद जो है संस्कृत भाषा का जनक माना जाता है। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से ही लिया गया है। 10 मंडल और 1028 सूक्त है। सामवेद इसे भारत का संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद इसे कृष्ण की उपासना का उल्लेख मिलता है, भगवान श्री कृष्ण की उपासना का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। और अथर्ववेद में जादू टोने का उल्लेख आपको मिलता है। देख लीजिए, राजतरंगिणी के लेखक, राजतरंगिणी के लेखक जो कल्हण है, यह पुस्तक कश्मीर के इतिहास पर बेस्ड है। और चीनी यात्री जो ह्वेनसांग, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और चीनी यात्री फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि आपका विक्रमादित्य। और भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन जो है नागार्जुन को कहा जाता है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। वेट फॉर टू मोर टॉपिक्स, धार्मिक आंदोलन और दक्षिण भारत के राजवंश। उसके बाद आपका प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाएगा, एंशिएंट हिस्ट्री। 2 टॉपिक पे करीबन हम 2 वीडियोज़ और लेकर आएंगे, यानी कि 3 वीडियो, ये 2 टोटल 5 वीडियोज़ हो जाएंगे। यदि आप 5 वीडियो को देखकर जाते हैं, इनके नोट्स तैयार करके जाते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो आप प्लीज़ अजय महेंद्रा जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और वीडियो आप तक मिलती रहे। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। करंट अफेयर्स के लिए डेली वीडियो आती है, आप देख लीजिएगा। डेली वोकाबुलरी भी आती है। और यदि आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो